ओके, वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जब हमने क्लास ऑफ की थी लाइबिलिटीज एसेट्स को, सॉरी। तो हमने देख लिया था दो टाइप के एसेट्स से, करंट और नॉन करंट। तो अब हमने बात करनी है लाइबिलिटीज के ऊपर। लाइबिलिटीज के बारे में मैंने आपको बताया था, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है। बिजनेस के कर्जे, जो बिजनेस बोरिंग करता है। बोरिंग की मैं मुख्तलिफ आपको एग्जाम्पल्स भी दी थी और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले हम बोरिंग की लाइबिलिटी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। लाइबिलिटी की डेफिनेशन में तीन चीज़ें। नंबर वन है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का होना, और नंबर टू है पास्ट इवेंट का होना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, आपके पास करंट टाइम से प्रेजेंट टाइम से ऑब्लिगेशन है टू पे समथिंग इन फ्यूचर। आपने किसी बंदे को पैसा पे करना है फ्यूचर में। और ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे आई, की डेफिनेशन में लिखा है साफ साफ, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ द एंटिटी, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। एक पास्ट इवेंट हुआ होगा, इसका मतलब पास्ट में आपने किसी बंदे से सामान परचेज किया होगा, किसी से आपने बोरिंग की होगी, या आपने कोई क्रेडिट पे परचेजिंग की होगी, या आपने बोरिंग की होगी, या फिर आपने सर्विस ली होगी। लेकिन ये काम किया होगा उधार पे, क्रेडिट पे। तो यू आर लायबल टू पे समथिंग, आपने फ्यूचर में पैसा पे करना है। तो पहली चीज आती है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी। इसका मतलब क्या है, सेटलमेंट का मतलब होता है पेमेंट करना। जब आप फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, उस लायबिलिटी को सेटल करेंगे, तो आपके पास से रिसोर्सेज जाएंगी। रिसोर्सेज क्या जाएंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट जाएंगे। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है, पैसा जाएगा, पेमेंट होगी। एसेट्स के बिल्कुल बरक्स है, बिल्कुल ऑपोजिट। एसेट्स के अंदर आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते थे, रिसीव होते थे। लायबिलिटी जब आप सेटल करेंगे तो आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके पास से जाएंगे, आप पैसा पे करोगे। तो तीन चीज हो गई लायबिलिटी की इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट, जिसकी वजह से आपको इकोनॉमिक बेनिफिट फ्यूचर में पे करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे, ट्रांसफर करने पड़ेंगे और आउटफ्लो होगा। अब लायबिलिटीज आपके दो टाइप की हैं, एक नॉन करंट है और एक करंट लायबिलिटी है। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन सी हैं, वो जो कि एक साल से ज्यादा के अरसे में पे होनी है, टू बी सेटल्ड इन एंड मोर देन अकाउंटिंग पीरियड, जो कि आपको एक साल से ज्यादा के अरसे में पे करनी है। एग्जाम्पल, आपने कोई बैंक लोन लिया है। नॉर्मली लोन एक साल से के ज्यादा के अरसे के लिए लिए जाते हैं। और मोर्गेज लिखा हुआ आ सकता है आपके पास एक नाम। मोर्गेज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को गिरवी रखवा के लोन लेते हो तो उसे मोर्गेज कहा जाता है। नॉर्मली जब आप कोई बहुत बड़ी अमाउंट लोन के लिए ले रहे हो, तो जैसे तो आप अपनी या तो प्रॉपर्टी एज अ मोर्गेज रखवा देते हैं। मोर्गेज का मतलब ये होता है गिरवी रखवा देना। या आप कोई एसेट के अगेंस्ट लोन लेते हैं, जैसे अपनी गाड़ी आपने गिरवी रखवा दी, जो लीजिंग वगैरह होती है। या आपके पास और कोई नाम भी आ सकता है, डिबेंचर लिखा वगैरह आता है। डिबेंचर क्या होता है डिटेल में अभी मैं आपको नहीं बता रहा, अभी आप इसको लाइबिलिटी ही समझें लॉन्ग टर्म। या आपके लोन नोट्स लिखे हुए आ जाते हैं, तो ये इस तरह के नाम आपके लिखे हुए आ सकते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अकाउंटिंग एक क्लास में नहीं समझी जा सकती, बहुत सारी चीज़ें आगे जाके आप सीखते जाएंगे। तो इस तरह के अगर आपके नाम लिखे हुए आते हैं तो वो लाइबिलिटीज होंगी जो कि नॉन करंट है। उनको नॉन करंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साल से ज्यादा के अरसे में रीपे होती हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या हैं, वो लाइबिलिटीज जो कि एक साल के अंदर पे हो जाएंगी, टू बी सेटल्ड विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी। तो करंट लाइबिलिटीज की भी कोई एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले करंट लाइबिलिटी की हमारे पास एग्जांपल है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अकाउंट्स पेबल की एग्जांपल मैंने क्या दी थी, कि जब आप उधार पे किसी के सामान बेचते हो तो पैसा लेना बाकी है, वो अकाउंट्स पेबल कहलाता है। ये इसका ऑपोजिट केस है। जब आप किसी से उधार पे सामान परचेज करेंगे, क्रेडिट पे सामान परचेज करेंगे, तो आपको पैसा देना बाकी है, तो वो कहलाता है अकाउंट्स पेबल। जिसको हम पैसा देना है हमने, उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। जैसे वहां पे जिसको हमने जिससे पैसा लेना था उसको डेटर कहते हैं, यहाँ पे उसको क्रेडिटर कहेंगे। ये हो गया अकाउंट्स पेबल। आपकी करंट लायबिलिटी है, कोई भी पार्टी आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं देगी पैसा पे करने के लिए, इसलिए ये करंट लायबिलिटी में फॉल करता है। ये एक साल के अंदर अंदर रीपे हो जाएगा। और पोस्ट पेमेंट्स या पोस्ट पेड्स, जैसे प्रीपेमेंट्स या प्रीपेड से क्या आते हैं, पहले आप पैसा पे करते हो, बाद में सर्विसेज देते हो, ये उसका ऑपोजिट है। पहले आप सर्विसेज लेंगे या पहले आप सामान परचेज करेंगे, देन आप पे करेंगे। इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं, अक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस कह लें, पोस्ट पेमेंट्स कह लें, प्री या पोस्ट पेड्स कह लें, ये वो एक्सपेंसेस होते हैं, या ये वो आपकी ट्रांजेक्शन होती हैं जो आपने पहले सर्विस ले ली होती है,
आप सर्विस ले चुके होते हैं, आप सामान परचेज कर चुके होते हैं, लेकिन आप पैसा बाद में पे करते हैं, तो ये कहलाती है पोस्ट पेमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, टेलीफोन बिल की, गैस के बिल की। ये वो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास जो कि पोस्ट पेमेंट्स की, आप पूरे महीने सर्विस यूज करते हो, बाद में आपके पास बिल आता है। एक एग्जांपल बना लेते हैं, नॉर्मली वैसे रेंटल पे एग्जांपल नहीं बनती क्योंकि रेंटल आप एडवांस में पे करते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने पूरा महीना एक जगह को यूज़ किया, उसके बाद उसका रेंट पे किया, तो अगेन वो पूरा महीना मैंने जगह को यूज़ कर लिया, तो मेरा क्या था, अक्रूड एक्सपेंस था, मैंने जगह यूटिलाइज कर ली, और फिर एक महीने बाद में पैसा पे कर रहा हूँ, ये भी मेरा पोस्ट पेमेंट या पोस्ट पेड के अंदर फॉल करेगा। इसके बाद एक और चीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ये बैंक लोन नहीं है। बैंक लोन क्या चीज़ थी कि जब आपने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बैंक से बोरिंग की थी, बैंक ओवरड्राफ्ट को बैंक ओडी भी कहा जाता है। ये आपको बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए ऑन डिमांड बोरिंग कर सकते हो। इसकी एक लिमिट देगा बैंक आपको कि आपको जब भी पैसे की जरूरत है, मैं आपको ऑन डिमांड पैसा प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन ये आपको ऑन डिमांड रीपे भी करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विच इज रीपेबल ऑन डिमांड। जब डिमांड पे ये अवेलेबल था, रेडली अवेलेबल था, तो रीपेबल ऑन डिमांड भी करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए आपको मैक्सिमम डिपेंड करता है वैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये करंट लायबिलिटी रहेगा। बैंक आपको बहुत टाइम दे देगा, 1 महीने का, 2 महीने का, 70 दिन का, 90 दिन का, ठीक है, लेकिन आपको इसको वापस रीपे करना है। अगर आपने इसको रीपे नहीं किया तो बैंक बहुत हैवी अमाउंट में इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये एग्जांपल्स किसकी थी? करंट लायबिलिटीज की थी। करंट लायबिलिटीज कौन सी लायबिलिटीज थी? जो कि 1 साल के अरसे में रीपे हो जाती हैं, जिसकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे कुछ लिखी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सैलरी पेबल, और बहुत सारी चीज़ों के साथ पेबल लगा सकता हूँ मैं, वो आपकी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। सैलरी क्यों? आपने हर महीने पे करनी है सैलरी, करंट लायबिलिटी है। आप सर्विसेज लेंगे अपने एम्प्लॉय से, मंथ एंड पे आपको उसको सैलरी पे करनी है, अगले महीने के स्टार्ट पे आपने उसको सैलरी पे करनी है, वो करंट लायबिलिटी है। ठीक, तो ये आपके नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे और याद रखें, जो भी नॉन करंट लायबिलिटी है वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो करंट में रिक्लास हो जाएगी। कैसे? सोचें आपने 2005 में एक लोन लिया जो कि आपको 2010 में रीपे करना है, ठीक है, यहाँ पे आपने लोन लिया और 2010 में आपको रीपे करना है। तो 2005 के एंड पे जब आप अपनी रिपोर्टिंग करेंगे, तो वो लोन आपने अगले 5 साल बाद पे करना होगा, आप कहेंगे नॉन करंट लायबिलिटी है। फिर आप 2006 के एंड पे आएंगे, फिर आप रिपोर्टिंग करेंगे अपनी, आप कहेंगे ये तो 1 साल से ज्यादा के अरसे में लोन पे होना है, ये भी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। 2007 के एंड पे भी नॉन करंट लायबिलिटी होगी आपकी, वो 2008 के एंड पे भी नॉन करंट लायबिलिटी होगी, लेकिन 2009 के एंड पे आके वो नॉन करंट नहीं रहेगी, करंट लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि 2009 के बाद वो 2010 में रीपे हो जानी है। और कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो कि 1 साल के अंदर रीपे हो जानी है, वो करंट लायबिलिटी होती है। तो इस पॉइंट पे आके, इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इस पॉइंट पे आके ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी से निकल के इसको हम री क्लास कर देंगे करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक, तो याद रखिएगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट लायबिलिटी का, लायबिलिटी क्या होती है। और इसमें मैंने बता दिया था आपके, जैसे एसेट से डेबिट साइड पे इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट साइड पे डिक्रीज होते हैं, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होती है और डेबिट साइड पे डिक्रीज होती है। अब इसको हम रिकॉर्ड करना भी सीखेंगे आगे जाके। ठीक, तो बाकी चीज़ें भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।